तो आज हम बात करने वाले हैं अजमेर 92, एक फ़िल्म जो आ रही है जो विवादों में अभी से ही घिर चुकी है। इसकी रिलीजिंग की बात करेंगे तो 14 जुलाई इसकी रिलीजिंग डेट तय की गई है और उससे पहले ही इसको जमीयत उलेमा के जो अध्यक्ष हैं मदनी, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और इसको बैन करने की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसे बदनाम करने की साजिश है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है और भारत में जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको ख़राब करने की साजिश है। तमाम बातें ये कर रहे हैं और कह रहे हैं तनाव उत्पन्न करने की बात इस फिल्म के द्वारा हो सकती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो आइए आज आपको हम पूरी की पूरी सच्चाई बताएंगे, क्या है इस फिल्म की स्टोरी। और स्टोरी नहीं, ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म आने वाली है और ये फिल्म की स्टोरी आपको और आपके परिवार को सभी को जानना जरूरी है। 1992 के दौरान अजमेर में बलात्कार मामले में राजस्थान में बहुत ही बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया हुआ था। इसमें लगभग 100 से अधिक स्कूली और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के द्वारा शामिल किया गया था। और अपराधियों की अगर हम बात करेंगे तो ये जो चिश्ती की दरगाह है उसी के जो संरक्षक थे उन्हीं के परिवार से फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती के नेतृत्व में एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया गया था, युवकों का एक समूह था और ये लोग जो थे कांग्रेस यूथ विंग से भी जुड़े हुए थे। आगे चलिए बात करते हैं इसमें क्या हुआ था। तो ये जो अपराधी थे ये खादिम परिवार के सदस्य थे जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते थे। 1992 के लास्ट के समय और उसके बाद लगातार कई चीज़ें सामने आती गई। नवज्योति के संपादक द्वारा जब इस मामले को उजागर किया गया तब जाके मामला संज्ञान में आया। इसमें होता क्या था कि पहले जो -18 बात समझ रहे हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां होती थी उनको फारूक, नफीस और जो भी इसमें शामिल लड़के थे उनके द्वारा इनको बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था और इन्हें एक फार्म हाउस पर दूर ले जाया जाता है और वहाँ पर इनके साथ दुष्कर्म किया जाता था और आपत्तिजनक तस्वीरें इनके साथ ली जाती थी, यानी कि नग्न तस्वीरों के साथ इनको फ़ोटो लिया जाता था। और फिर उसके बाद महिला को ब्लैकमेल किया जाता था, मतलब उस बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर किसी को बताओगे तो ये तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। उस समय 1992 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय सोशल मीडिया जैसी चीज़ तो थी नहीं। तो उस समय क्या होता था, पोस्टर छापे जाते थे और ये फ़ोटो जो खींचे जाते थे ये रील वाली फ़ोटो होती थी, यानी कि एक कैमरा होता था जिसमें रील लगाई जाती थी। फिर उसके बाद उस रील को फ़ोटो बनाने के लिए एक लैब में ले जाया जाता था, वहाँ पर कलर फ़ोटो और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो उसमें बनाई जाती थी। तो इसमें एक और ट्विस्ट आया कि ये लोग जो कांड कर रहे थे ये एक बच्ची को पकड़ते थे और उसको बहलाते थे, फुसलाते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे, एक लोग और कई लोग, यानी कि सामूहिक रूप से भी बलात्कार किया जाता था। और फिर उसके बाद उस बच्ची को उसकी सहेली को बुलाने के लिए कहा जाता था और ये इसको एक चैन की तरह बना दिया गया था। मतलब एक बच्ची को इन्होंने बहलाया फुसलाया, उसके साथ रेप किया, फिर उसके बाद उसकी सहेली को बहलाया फुसलाया इसके द्वारा और फिर उसकी सहेली को, फिर उसकी सहेली को, फिर उसकी सहेली को और फिर उसकी सहेली को, मतलब एक चैन बना दिया गया था। और सभी के साथ यही चीज़ें की जाती थी कि उनका फ़ोटो खींच लिया जाता था और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। जब ये मामला एक लेख में प्रकाशित होता है, नवज्योति के संपादक जो थे उनके द्वारा जब इसको प्रकाशित किया जाता था, दिया गया, तब इसमें जांच शुरू की गई। अब इस जांच का क्या था मामला, इसको भी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जब इसमें जांच शुरू की गई तो पता चला कि पुलिस जो थी उसको इस मामले की जानकारी लगभग 1 वर्षों से थी। बात समझिए, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन था उसको इस मामले की जानकारी 1 साल पहले से ही पता था, लेकिन वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो रसूखदार लोग हैं और जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों के द्वारा हमें रोका गया था। यानी कि इसमें ज़्यादातर जो लड़कियाँ थीं वो हिंदू समुदाय से आती थीं और हिंदू समुदाय को टारगेट करना एक जिहाद का काम होता था और चिश्ती दरगाह के माध्यम से जो वहाँ के अपराधी थे उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता था, जो जिहाद का काम होता था।
खैर आइए चलिए इसमें और चीज़ें देखते हैं जो भी हमें आर्टिकल के द्वारा प्राप्त हुई हैं। सितंबर 1992 में 18 सीरियल अपराधियों को अदालत में आरोपित किया गया था। मुकदमे में जाने वाले पहले 8 लोगों को जेल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उनमें से 4 को बाद में 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। 2007 में अजमेर के एक फास्ट ट्रैक अदालत ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया था, लेकिन 2013 में उच्च न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया था। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी और अधिकारियों का कहना था कि जो वहाँ के अधिकारी थे, डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज जो थे, राजस्थान के सेवानिवृत्त डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, वो बताते हैं कि राजस्थान के उप महानिरीक्षक के रूप में वो उस समय वहाँ पे तैनात थे। ये बताते हैं कि जब आरोपियों से पूछा जाता था या उनसे गवाही देने के लिए कहा जाता था, तो आरोपी जो थे वो इतना प्रभावशाली थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से इनकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि लड़की या लड़की के परिवार वाले गवाही देने के लिए राजी ही नहीं होते थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो बच्चियां थीं वो कमज़ोर बच्चियां थीं जो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, वो तो कई लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। पर जो दुर्भाग्य से कोई लड़की गवाह के रूप में पेश भी हुई तो वो इन लोगों की शत्रु बन गई और बहुत उनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मामले का पर्दाफाश हुआ और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उनको दोषी ठहराया जाता है। बताया जाता है कि जब पुलिस ने जांच जारी की, आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और जांच में 18 लोगों को जब इसमें आरोपित किया तो वहाँ पे तनाव फैल गया, यानी कि सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए और लगभग 3 दिनों तक वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था, बंद लगाया गया था और इसमें शोषण और ब्लैकमेल की भी खबरें सामने उस समय आई थी। यानी कि वहाँ जो छोटे छोटे अखबार थे, उन अखबारों के द्वारा जो उनके पास फ़ोटो पहुँच चुके थे, फ़ोटो कैसे वायरल हुआ था, कैसे लोगों के बीच में गए थे, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जब ये अपराधी थे जो फ़ोटो ये खींचते थे रील वाली फ़ोटो से, उस रील को साफ़ करवाने के लिए जब वो लैब में ले जाते थे तो लैब के जो मालिक होते थे या वहाँ के जो कर्मचारी होते थे उन फ़ोटो को सेव कर लेते थे अपने पास और फिर उसके बाद वो भी उन लड़कियों का शोषण करते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे। और यही काम जब ये मामला सामने उजागर हुआ तो अखबारों के मालिकों ने भी परिवार वालों से इसमें पैसे की डिमांड की और पैसे लूटे। बताया जाता है कि जो सैकड़ों लड़कियां थीं उनमें कई रसूखदार लोगों के परिवार से जुड़ी हुई थी, यानी कि एक समृद्ध परिवार से जुड़ी थी, तो लोगों से पैसे ऐंठने का एक तरीका भी उस समय आ गया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको सीरियल वाइज बता देना चाहता हूं कि अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईसजादों के नाम इसमें सामने आए थे। केस के मास्टरमाइंड थे अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। जब इसमें रसूखदारों के नाम आते हैं तो पुलिस मामले को दबाने में लग जाती है। एक न्यूज़पेपर ने इन तस्वीरों के साथ स्टोरी पब्लिश कर दी, जिससे पूरे शहर में हंगामा हो जाता है। बात बिगड़ती देख राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। जो तस्वीरें थी जब वो सार्वजनिक हो गई तो न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की नीयत बिगड़ जाती है और उनके माध्यम से बाजार में तस्वीरें बेच दी जाती थीं। ये तस्वीरें जिसके भी हाथ लगी उसने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मतलब कि कितना शोषण हुआ था उन बच्चियों का आप सोच भी नहीं सकते हैं। मास्टर प्रिंट तो कुछ ही लोगों के पास थे, लेकिन इसकी जेरॉक्स कॉपियाँ पूरे शहर में बढ़ चुकी थी। इसी बीच एक एक कर कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स इस मामले में हुई थी शिकार। आरोपितों के एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती, उसके साथ कुकर्म किया और तस्वीरें उतारी। बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर आए, उसका रेप किया, रील कैमरे से उसकी न्यूड तस्वीरें उतारी, उसे सहेलियों को वहां लाने के लिए फोर्स किया गया, हर लड़की का रेप किया, दोस्तों को ऑफर किया और न्यूड फोटो शूट किया और इसी का चैन ये बनाते चले गए। अगर हम बात करें कि कितनी लड़कियों ने कोर्ट आने की हिम्मत की है तो 16 पीड़िताएं हैं जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हैं। 18 मई 1998 से आया केस का पहला जजमेंट।
12 में से 8 दोषियों को इसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसमें जो कोर्ट की टिप्पणी थी उसमें अगर हम बात करेंगे, इससे पहले कई ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने अपने बयान भी बदल दिए थे। कोर्ट की टिप्पणी हम बात करते हैं, जिन पीड़िताओं को कोर्ट में बतौर साक्ष्य पेश किया गया है वो अपने पारिवारिक और सामाजिक कारणों से मुकर गई हैं, इसलिए बयान नहीं देना चाहती। इस केस की गंभीरता को देखते हुए जिनके भी बयान दर्ज हुए हैं उसी को सभी पीड़िताओं का बयान माना गया है। मतलब जो पीड़िताएं थी वो उन्होंने अपना बयान दर्ज कर लिया था, तो उसमें जो भी बयान दर्ज हुए थे उन्हीं को सभी पीड़िताओं का बयान दर्ज माना गया था, क्योंकि कोर्ट को भी पता था कि इसमें बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं और जब चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती दरगाह भी इसके लोग इसमें शामिल हैं, तो कितना बड़ा, क्योंकि जो अजमेर का चिश्ती दरगाह है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। कोर्ट की जो दूसरी टिप्पणी होती है उसमें ये कहता है कि ये समझ में नहीं आता है कि तत्कालीन डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने जांच से पहले ही मीडिया में ये बयान कैसे दे दिया कि इन लड़कियों का चरित्र उचित नहीं है, राज्य सरकार इसकी जांच कराए। तो ये पूरा मामला होता है कि उस समय के डीजीपी पर भी जो ओमेंद्र भारद्वाज थे उन पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा जिससे आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जो अपराधी थे, इसमें नफीस को लगभग 11 साल बाद 2003 में पकड़ा गया और ये बेल पर छूट जाता है। जो सोहेल था, सोहेल गनी चिश्ती ने लगभग 26 साल बाद 15 दिसंबर 2018 को सरेंडर कर दिया था और वो भी बेल पर छूटकर बाहर आ गया है। इकबाल भाटी को लगभग 13 साल बाद 2005 में पकड़ा गया और ये बेल पर छूटकर बाहर आ गया। सलीम चिश्ती को लगभग 20 साल बाद 2012 में बुरके में पकड़ा गया और ये भी बेल पर छूटकर बाहर आ गया है। नसीम उर्फ टार्जन को लगभग 18 साल बाद 2010 में पकड़ा गया था और जमीर हुसैन को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। इस मामले में एक आरोपी जो था अलमास महाराज आज तक फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। यानी कि जो लोग पकड़े गए थे वो लोग भी इस समय बाहर घूम रहे हैं। नसीम की अगर हम बात करेंगे तो एक जो आरोपी नसीम उर्फ टार्जन था, इसको अंतरिम जमानत मिलने के बाद ये फरार हो गया और बाद में 2010 में पुलिस के हत्थे पर चढ़ा था। फारूक चिश्ती की अगर हम बात करेंगे तो ये फारूक चिश्ती को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के बाद मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया और फारूक चिश्ती को भी 1 फरवरी 2007 को सज़ा सुनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। ये जो 12 के खिलाफ चार्जशीट थी उनकी भी तस्वीरें हम यहाँ पे लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये था पूरा मामला जो इस चिश्ती दरगाह से जुड़ा हुआ था और इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का हाथ था और उसके जो यूथ विंग थे उन्हीं के लोगों के द्वारा ये पूरी चेन चलाई गई थी। उम्मीद है कि आपको पूरी फिल्म की स्टोरी अभी पता हो गई है और आपको पता है कि द केरला स्टोरी आई थी, फिर उसके बाद उससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी और सारी सच घटनाओं पर आधारित थी और उसी सीरीज में आप ये देख सकते हैं। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि द अजमेर फाइल्स के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका नाम है अजमेर 92 क्योंकि 1992 की ये घटना थी। तो इसी फिल्म को लेकर मुस्लिम समुदाय के जो संगठन हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप ही तय करिए कि ये फिल्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, इसमें अपने विचार आप डाल सकते हैं और आप लोग मस्जिदों और मज़ारों में दरगाहों पर चादर चढ़ाते रहिए और आप लोगों की बच्चियों का रेप इसी तरह होता रहेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।